गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। पुरातन काल में वेद पुराणों व शास्त्रों द्वारा बताए गए वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बड़े बड़े महल, राजप्रसाद, किले, विद्यालय, देवालय, मंदिर, तालाब, कुएं, बाग बगीचे आदि का निर्माण किया जाता था। किंतु जब से भारत में विदेशी हमलों, आक्रमणों आदि के बाद वहाँ के आवास निवास आदि के निर्माण के चलन ने प्रभाव डाला, तब से भारत की प्राचीन स्थापत्य कला को विकृत कर डाला तथा पाश्चात्य निवासियों की देखा देखी लोगों ने अपने घरों को ओट पटांग बना लिया। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, फ्लैटों आदि ने भवनों का स्थान ले लिया तथा पाश्चात्य जगत की चौकाचौंध लोहा, कंक्रीट, सीमेंट आदि से बने भवनों ने शास्त्र पुराणों में लिखित वास्तु नियमों की अनदेख करना शुरू कर दिया। इस अंधानुकरण का दुष्प्रभाव यह हुआ कि लोगों पहले अपेक्षा अधिक क्लेशमय तथा परेशान व दुखी रहने लगे हैं। भारतीय वास्तुशास्त्रों को लेकर विदेशों में गहन चिंतन मनन किया जा गया, जिनमें जर्मनी आदि अन्य यूरोपीय देश प्रमुख देश थे। अब विदेशी स्थापत्य में कोई घर या भवन बनता है तो उसका मुख्य द्वार कहाँ हो, जल स्थान, वाटर टैंक कहाँ बनाया जाए, शयन कक्ष और स्वागत कक्ष कितने बड़े हो, सीढ़ियां और बरामदे किस दिशा में बनाए जाए, उत्तर और दक्षिण अधिकतम प्राप्ति का ध्यान रखते हुए भारतीय वास्तुशास्त्र ने मानदंडों को आधार मानकर किया जाने लगा है। भारतीय महानगरों में पिछले 50 साल में अनाप शनाप भवन निर्माण से जो मानसिकता लोगों की उजागर हुई है, उसके कारण भी आज प्राचीन वास्तु नियमों को अपनाए जाने का प्रावधान स्थापित हो रहा है। मकान बनाने से पहले सरकारी आर्किटेक्ट और मास्टर प्लान का ध्यान रखा ही जाता है। साथ ही लब्ध पृष्ठीय वास्तुओं से भी सलाह ली जाने लगी है। यह सब इसलिए कि आवास में रहने वाले लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के प्राचीन लक्ष्य प्राप्त करने में एक गृहस्थ परिवार को मदद मिले। एक मकान को बनाने के लिए आज सर्वप्रथम लाखों रुपए की पूंजी आवश्यक होती है। इसके लिए सर्वप्रथम पूंजी के अनुसार ही भूमि का चयन किया जाता है। भूमि चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरी ध्यान देने योग्य बात, मकान के आसपास का पर्यावरण। प्रदूषित पर्यावरण के कारण आज बड़े बड़े महानगरों से अमीर लोग पलायन करने लगे हैं। अन्यथा बनाए जाने वाले मकान के निकट कोई कारखाना या फैक्ट्री आदि का शोर शराबा न हो। मकान तक पहुंचने में मध्यम स्तर की सड़क या पक्का रास्ता जरूर हो, ताकि कार, वाहन या मोटरसाइकिल आदि से बेरोक टोक आया जा सके। बहुत बड़े राजमार्ग या ट्रैफिक के शोर शराबे से भी मकान का दूर होना जरूरी है। अन्यथा सड़क के किनारे बने मकान में रहने वालों को ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा और बेचैनी पैदा हो सकती है। मकान का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख हो, बरामदा या खिड़की उत्तर की ओर से निकले। मकान के अग्र भाग में बैठक या ड्राइंग रूम, मध्य भाग में पाकशाला और भोजन का कक्ष हो। सोने का कमरा यानी बेडरूम रसोई घर से दूर हो। स्नान गृह और शौचालय यदि भूमि स्थल के दक्षिण कोने में हो। मकान में विद्युत और जलापूर्ति के लिए पर्याप्त जगह और साधन होने चाहिए। बिजली की तारों को अलग भूमिगत या गोपनीय ढंग से बिछाया जाए तो मकान में करंट आदि रखने का कम खतरा होता है। बिजली और पानी के मोटर मुख्य द्वार से अधिक दूर न हो सके तो बिजली पानी की लाइनों का मीटर आदि मकान के बाहरी प्रकोष्ठ में बनाए हो। मकान में गंदे पानी के निकास का पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्य सीवर लाइन से मजबूत पाइपों के द्वारा नलियों का विकास जरूरी होना चाहिए। आजकल मकानों में भूतल यानी बेसमेंट बनाने की परंपरा चल पड़ी है, परंतु बेसमेंट को दैनंदिन रिहाइश के प्रयोग में लाना ठीक नहीं है। वहाँ की बंद हवा हानिकारक होती है। बेसमेंट में स्टोर रूम या मोटर वाहन आदि का गैरेज बनाना ही उपयुक्त रहता है। धनवान लोग इसका उपयोग नकदी और आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुओं को रखने में भी लाते हैं। उपयुक्त सभी बातों का ध्यान तभी रखा जाएगा जब कोठीनुमा या भवननुमा इमारतें बने, जहाँ पर एक या दो कमरे का ही मकान बन सकता हो। वहाँ पर हमें अनेक प्रकार के विकल्पों का त्याग करना पड़ेगा। बड़े भवनों में अलग मोटर गैरेज और सर्वेंट रूम आदि की व्यवस्था होती है, जबकि छोटे मकानों में इस प्रकार की व्यवस्था करना मुश्किल है। मकान एवं भवन की आंतरिक व्यवस्था। छोटा मकान हो या बड़ा भवन, उसकी आंतरिक व्यवस्था आंतरिक वातावरण को अवश्य प्रभावित करती है। यदि यह व्यवस्था उचित न हो तो उसमें रहने वाले लोगों के
कार्यों में अनेक प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। उनके स्वभाव चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव एवं दुख की छाया उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे सकती है। खिड़की और दरवाजे घर का मुंह व आंखें हैं, जो पर्याप्त मात्रा में ताजी शीतल वायु के प्रवेश करने में सहायक होती है। गलियारा एवं सीढ़ियां वास्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होते हैं। फर्नीचर, पौधे एवं घर के आंतरिक दरवाजे कमरे के अंदर वायु रूपी ऊर्जा शक्ति को प्रभावित होने में सहायता प्रदान करते हैं। घर की आंतरिक व्यवस्था असंतुलित होने से किसी को कोई सहायता नहीं मिलती। घर का मुख्य द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रवेश द्वार के आकार, माप एवं दिशा का निर्धारण घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। प्रवेश द्वार का आकार घर के साथ संतुलित अनुपात में होना चाहिए। यदि प्रवेश द्वार छोटा है तो अंदर पर्याप्त वायु का प्रवेश नहीं होगा, अन्यथा घर में रहने वालों को स्वास्थ्य एवं धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़े प्रवेश द्वार से अधिक मात्रा में वायु घर में प्रवेश करती है, जो हानिकारक है। कि प्रवेश द्वार घर के अंदर एक विस्तृत खुले क्षेत्र में खुलना चाहिए, जिससे घर खुला सा प्रतीत हो। मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। 4 दीवारी का दरवाजा, मुख्य द्वार एवं घर का पिछला दरवाजा एक सीधा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह वायु की बड़ी शीघ्रता से निकल जाती है, जिसका प्रभाव वहां के निवासियों के स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर एक घंटा लटकाने अथवा मुख्य द्वार या घर के पिछले दरवाजे के सामने पर्दा लगाने से वायु का वेग नियंत्रित होता है। मुख्य द्वार का दिशा निर्धारण भाग्य का सहायक हो सकता है। दिशा का निर्धारण विभिन्न प्रकार से घर के निवासियों को समृद्धशाली बना सकता है। यदि मुख्य द्वार की संकरी गली में खुलता है तो विकास एवं स्वास्थ्य की समस्या रहती है। उसी तरह दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, मुख्य द्वार के ठीक सामने दीवार स्थित होने से गृहवासियों का जीवन संघर्षमय हो सकता है। दीवार पर दर्पण व्यवस्थित कर इस दोष को दूर कर दिया जा सकता है। दिशाओं के फल। 8 दिशाओं के विभिन्न फल इस प्रकार होते हैं। दक्षिण दिशा समृद्धि एवं ख्याति, आग्नेय दिशा संपत्ति और धन का फल होता है। पूर्व दिशा सुखी पारिवारिक जीवन का फल होता है। ईशान दिशा बुद्धिमत्ता एवं शैक्षणिक सफलता का फल होता है। उत्तर दिशा सफल व्यवसाय एवं संबंध। वायव्य दिशा नई शुरुआत तथा यात्रा। पश्चिम दिशा संतान की प्रसिद्धि। नैऋत्य दिशा शांति एवं सुख। दरवाजे एक दूसरे के सामने होने चाहिए, परंतु एक दूसरे को ढके हुए नहीं होने चाहिए। एक दूसरे पर आच्छादित करने वाले समांतर दरवाजे भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार 2 प्रसाधन कक्षों के दरवाजे को आमने सामने रखने से बचना चाहिए। आप चित्र में देख सकते हैं, दरवाजे का रख रखाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। दरवाजा आसानी से खुलना चाहिए तथा समय समय पर इसे तेल डालते रखना चाहिए। जंग लगे कब्जियों की तीखी आवाज से घर की ऊर्जा शक्ति विचलित होती है और गृहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दरवाजे एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए। इस प्रकार के दरवाजे पारिवारिक झगड़े का कारण बन सकते हैं। आगे आप चित्र में देख सकते हैं, यह अप्रिय द्वार स्थिति है, परंतु दर्पण व्यवस्थित कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। आगे दूसरे चित्र में एक दरवाजा बड़ा है। यदि बड़ा दरवाजा बैठक या शयन कक्ष जैसे बड़े कमरों में तथा छोटा दरवाजा किचन या प्रसाधन कक्ष जैसे छोटे कमरे में खुलते हो तो यह व्यवस्था उचित मानी जाती है। आगे तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं, लंबे गलियारे के अंत में स्थित दरवाजा स्वास्थ्य एवं उन्नति में रुकावट का सूचक है। दरवाजे में एक दर्पण स्थापित करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। खिड़की ऐसे स्थान पर स्थित हो जहाँ से शुद्ध वायु एवं ऊर्जा शक्ति का प्रवेश हो सके। खिड़की के आकार, माप तथा शैली वायु का प्रवाह निर्धारित होता है। खिड़की घर की आँख है। खिड़की के पल्ले बाहर की तरफ खुलने चाहिए ताकि उत्तम वायु का प्रवेश हो। अंदर की ओर खुलने वाले पल्ले से ऊर्जा शक्ति की क्षति होती है तथा वह उन्नति में बाधक होती है।
खिड़की की दशा घर के निवासी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। पल्लों के टूटे हुए कांच या उन पर लगा हुआ कागज गृहवासियों के कान, आँख, कान एवं नाक पर बुरे प्रभाव का संकेत है। खिड़की का आकार दरवाजे के आकार के अनुपात में होना चाहिए। एक कमरे में 1 या 2 खिड़कियां होनी चाहिए। 3 या उसमें अधिक खिड़कियां पारिवारिक कलह की सूचक है। खिड़की एवं दरवाजे का संबंध संतान और माँ बाप के रिश्तों के अनुरूप है। यदि खिड़की का आकार दरवाजे के आकार से बड़ा होगा तो खिड़की से प्रवेश करने वाली वायु दरवाजे से प्रवेश करने वाली वायु से शक्तिशाली होगी। इससे पारिवारिक अशांति का वातावरण निर्माण होगा। ऐसे कमरे में निवास करने वाले बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना करेंगे। वास्तु में स्थित बीम एवं कॉलम। कमरे में बीम का प्रभाव उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि बीम घर का भार वहन करता है, तथापि वह वायु के निर्माण प्रवाह को रोकता है। भार वहन करने वाली बीम दबाव उत्पन्न करती है। अंततः बीम के नीचे फर्नीचर या दरवाजा नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ऊपर स्थित बीम एक से प्रकार मनोवैज्ञानिक दबाव निर्माण करता है। इस कारण व्यवसाय एवं उन्नति में रुकावट आ सकती है। बीम के नीचे स्थित पलंग स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। सिर के ऊपर स्थित बीम से पैर में सूजन आने की संभावना रहती है। डाइनिंग टेबल के ऊपर बीम होने से उधार दी गई रकम के वापस आने की संभावना नहीं रहती। रसोई घर में गैस चूल्हे के ऊपर बीम होने से संपत्ति का नुकसान एवं अच्छे अवसर मिलने की संभावना नहीं होती। यदि फर्नीचर को हटाना संभव न हो तो एक निचली छत का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि बीम को छिपाया जा सके। बीम के नीचे एक दर्पण लगाकर भी इस दोष को दूर किया जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं, बीम के नीचे स्थित पलंग खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। कॉलम कमरे के किनारे एवं दीवार के अंदर स्थित होना चाहिए जिससे वायु का निर्माण प्रवाह हो सके। कॉलम का कमरे के अंदर निकला हुआ कोना नुकसानदायक हो सकता है। कॉलम का धारदार किनारा अंदर की वायु संतुलित कर देता है तथा हानिकारक वायु मतलब ऊर्जा शक्ति का निर्माण कर सकता है। कॉलम के धारदार निकले हुए किनारे का प्रभाव उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। दरवाजे के सामने वाली दीवार के दाएं कोने में स्थित बाहर निकले हुए कॉलम का प्रभाव उस कमरे में रहने वाले दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उस स्थल पर प्रकाश या दर्पण की व्यवस्था करनी चाहिए। गोल कॉलम चौकर या आयताकार कॉलम की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि गोलाकार कॉलम वायु को निर्बाध रूप से प्रवाहित करने में सहायता करता है। चित्र में देख सकते हैं, बाहर निकले हुए कॉलम अच्छे नहीं माने जाते, अन्यथा इसके निवारण के लिए दर्पण लगा देना चाहिए।